का मौसम है। गांव में जोर से बारिश हो रही है। गलियां कीचड़ से भरी है और आसमान में काले बादल छाए हैं। फिर भी भोला अपने समोसों का ठेला तैयार करता है और गांव में निकल पड़ता है। आ गया आपके गांव, आपकी गली में भोला समोसे वाला आ गया। मौसी हो मौसा, सबने खाया भोला का समोसा। जल्दी जल्दी आओ, गरम गरम समोसा खाओ। अरे बारिश हो या तूफान, भोला का ठेला तो रुकेगा नहीं। चल भोला, आज भी गांव में समोसों की खुशबू फैलानी है। लोग भूखे तो नहीं रह सकते हैं ना। बारिश में भी गर्मा गर्म समोसे सबको पसंद आएंगे। कुछ देर में बारिश रुक जाती है। कुछ लोग बाहर निकलते हैं और ठेले पर रुकते हैं। अरे भोला, ये समोसे तो गीले हो गए हैं। बारिश में तूने इन्हें ढककर क्यों नहीं रखा? स्वाद तो बिल्कुल फीका लग रहा है। अरे भाई, बारिश का मौसम है, थोड़ा तो गीला होगा, लेकिन स्वाद तो वही है, गर्मा गर्म। एक और ले लो, शायद पसंद आ जाए। नहीं भोला, ये बेकार है। बारिश में समोसे लेकर ही कर दी मैंने। अगली बार सूखे और कुरकुरे समोसे लाना, तब बात बनेगी। लगता है आज का दिन मुश्किल है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी। ठीक है भाई, कल और बेहतर समोसे लाऊंगा, जरूर आजमाना। भोला दिन भर मेहनत करता है, लेकिन किसी को उसके समोसे पसंद नहीं आते। बारिश की वजह से समोसे कम बिकते हैं। वो थककर और निराश होकर घर की ओर लौटता है। भोला गीला गीला घर लौटता है। उसके कपड़े बारिश से भीगे हुए हैं और चेहरा थकान और निराशा से भरा है। उसकी पत्नी सीता उसे देखकर चिंतित हो जाती है। अरे भोला जी, ये हालत क्या बना रखी है? फिर बारिश में भीगते हुए ठेला लगाने गए थे। चेहरा तो बता रहा है कि आज कुछ ठीक नहीं हुआ। समोसे बिके कि नहीं? हाँ सीता, क्या बताऊं, बारिश ने सारा खेल बिगाड़ दिया। लोग समोसे खरीद तो रहे थे, पर सब कह रहे थे कि गीले हो गए हैं। स्वाद बिगड़ गया, कुछ ही समोसे बिके। मैंने तो दिन भर गलियों में ठेला घुमाया, पर मौसम ने साथ नहीं दिया। ये तो परेशानी की बात है भोला जी। अगर रोज रोज ऐसा रहा तो हमारा क्या होगा? थैले का खर्चा, घर का खर्चा, सब कैसे चलेगा? कुछ और सोचना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। हाँ सीता, चिंता तो मुझे भी है, पर हार नहीं माननी। कल फिर कोशिश करेंगे, शायद मौसम सुधर जाए और लोग फिर से समोसे खाने आए। बस थोड़ा सब्र रखना होगा। भोला और सीता चुपचाप रात का खाना खाते हैं। कमरे में सन्नाटा है और दोनों के मन में चिंता की लकीरें हैं। अगले दिन सुबह होती है। बारिश अब हल्की हो चुकी है। भोला फिर से अपने समोसों का ठेला तैयार करता है और गांव की गलियों में निकल पड़ता है। लेकिन लोग उसके ठेले पर नहीं रुकते। लगता है कल की बात सबके दिमाग में अटक गई। लोग शायद सोच रहे हैं कि समोसे फिर से गीले होंगे। कोई ठेले पर आ ही नहीं रहा। अरे इतनी मेहनत से समोसे बनाए और अब कोई खाने वाला ही नहीं। आ गया आपके गांव, आपकी गली में भोला समोसे वाला आ गया। मौसी हो मौसा, सबने खाया भोला का समोसा। जल्दी जल्दी आओ, गरम गरम समोसा खाओ। वो एक चौराहे पर ठेला रोककर इंतजार करता है, लेकिन घंटों बीत जाते हैं और कोई ग्राहक नहीं आता। भोला का चेहरा उदास हो जाता है। क्या करूं अब? अगर ऐसे ही रहा तो ठेला चलाना मुश्किल हो जाएगा। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति, जिसके कपड़े पुराने और फटे हुए हैं, धीरे धीरे ठेले के पास आता है। बेटा, एक समोसा दे दे, बहुत भूख लगी है, दिन भर से कुछ नहीं खाया। बाबा, आपके पास पैसे हैं? बेटा, मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है, बस सोचा शायद तू कुछ दे दे। कोई बात नहीं बाबा, भूखे को खाना देना पुण्य का काम है।
ये लो गर्मा गर्म समोसा खाओ और ताकत लाओ। बेटा, तेरा दिल तो सोने जैसा है। ये समोसा बहुत स्वादिष्ट है। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे और तेरे ठेले पर बरकत दे। शुक्रिया बाबा, आपकी दुआ ही काफी है। आसमान में फिर से काले बादलों से गिर जाता है और अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश की बूंदें ठेले पर रखे समोसों पर गिरने लगती हैं। भोला परेशान हो जाता है। अरे ये क्या हो गया? फिर से बारिश? अब तो सारे समोसे भीग जाएंगे। कल लोग बुरा भला कह रहे थे और आज फिर वही हाल। मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तभी बूढ़ा व्यक्ति अपनी पुरानी मोटी बोरी उतारता है जो उसने बारिश से बचने के लिए ओढ़ रखी थी। बेटा, परेशान मत हो। ये बोरी ले, इसे अपने ठेले पर डाल दे। इससे तेरे समोसे भीगने से बच जाएंगे। लेकिन बाबा, अगर मैं ये बोरी ले लूं तो आप कैसे बचेंगे इस बारिश से? आप तो खुद भीग जाएंगे। मेरी चिंता तू मत कर बेटा। ये बोरी तुझे ज्यादा जरूरी है। ले, रख ले इसे और अपने समोसों को बचा। बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी बड़ी मुसीबत हल कर दी। बस अपना काम करते रहे बेटा। अच्छे दिल वालों का हमेशा भला होता है। बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे बारिश में चलना शुरू करता है, लेकिन अचानक वो बारिश के पर्दे में गायब हो जाता है। भोला बोरी को और मजबूती से ठेले पर बांधता है। बारिश अब थम चुकी है। एक ग्राहक, जो गांव का एक जाना माना व्यापारी है, ठेले के पास आता है। अरे भोला, तेरा ठेला तो आज भी यहीं है। मैंने सुना था कि कल तेरे समोसे गीले हो गए थे, लेकिन आज तो मौसम थोड़ा ठीक लग रहा है। चल 2 समोसे दे दे, भूख जोरों की लगी है। हाँ भाई, आज समोसे बिल्कुल ताजा है। ये लो, गर्मा गर्म। लेकिन सच कहूं, कल की बात से मन थोड़ा डरा हुआ है। लोग शिकायत कर रहे थे। वाह भोला, ये क्या बात है? ये समोसे तो लाजवाब हैं। ऐसा स्वाद तो मैंने पहले कभी नहीं चखा। ना ज्यादा तेल, ना गीले, बस एकदम कुरकुरे और मसालेदार। तूने तो आज कमाल कर दिया। सच में भाई, तुझे इतना पसंद आया? शुक्रिया। शायद आज का दिन अच्छा है। चल, एक और समोसा ले। ये मुझ पर। अरे इतनी उदारता? ठीक है, एक और दे दे। लेकिन सच बताना भोला, तूने आज समोसों में क्या डाला? ये तो जादू जैसा स्वाद है। बस वही पुराना मसाला भाई। शायद आज मेहनत का फल मिल रहा है। ग्राहक समोसे खाकर चला जाता है और रास्ते में मिलने वालों से भोला के समोसों की तारीफ करता है। धीरे धीरे और लोग ठेले की ओर आने लगते हैं। एक के बाद एक ग्राहक समोसे खरीदते हैं और हर कोई स्वाद की तारीफ करता है। भोला, ये तो कमाल की बात हो गई। कल तेरे समोसे गीले थे, लेकिन आज तो तूने बाजी मार ली। ये स्वाद तो भूलने वाला नहीं। मेरे पूरे परिवार को ये समोसे खिलाऊंगा। कितने बचे हैं? 4 और दे दे। अरे इतनी तारीफ! धन्यवाद भाई लोग। बस थोड़े ही समोसे बचे हैं, जल्दी ले लो। देखते देखते ठेले पर भीड़ लग जाती है। लोग एक दूसरे को बुलाने लगते हैं और कुछ ही देर में भोला के सारे समोसे बिक जाते हैं। वो थक गया है, लेकिन चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान है। आज तो कमाल हो गया। न जाने उस बूढ़े बाबा की बोरी में क्या जादू है, लेकिन कुछ तो खास है। चलो घर जाकर सीता को ये खुशखबरी सुनाता हूँ। वो ठेले को धक्का मारकर घर की ओर चल पड़ता है। मन में नई उम्मीद और उत्साह लिए भोला दिन भर की कमाई के साथ खुशी खुशी घर लौटता है। अरे भोला जी, आज तो तुम्हारा चेहरा चमक रहा है, जैसे कोई खजाना मिल गया हो। क्या बात है? लगता है ठेले पर आज कुछ खास हुआ। जल्दी बताओ, समोसे बिके कि नहीं?
कितने बिके? अरे सीता, आज तो कमाल हो गया। सारे समोसे बिक गए, एक भी नहीं बचा। लोग ठेले पर ऐसे टूट पड़े जैसे गांव में मेला लग गया हो। हर कोई तारीफ कर रहा था, कह रहे थे कि इतने स्वादिष्ट समोसे पहले कभी नहीं खाए। सच में भोला जी, ये तो बहुत अच्छी खबर है। लेकिन कल तो लोग शिकायत कर रहे थे कि समोसे गीले हैं, स्वाद बिगड़ गया। आज अचानक ये बदलाव कैसे हुआ? कुछ तो खास बात है, बताओ ना। सीता, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। आज एक बूढ़े बाबा आए थे, बहुत भूखे लग रहे थे। मैंने उन्हें मुफ्त में समोसा दे दिया। फिर उन्होंने मुझे एक बोरी दी ताकि बारिश में समोसे गीले ना हों। बस उस बोरी से समोसों को ढका और फिर लोग आने लगे। एक के बाद एक सब तारीफ करते गए। अरे भोला जी, तुमने उन बूढ़े बाबा को मुफ्त में समोसा दिया, ये तो तुम्हारी अच्छाई का फल है। देखा, अच्छा काम करने से हमेशा अच्छा ही होता है। वो बोरी तो बस एक बहाना था। तुम उसका ज्यादा जिक्र मत करो। अपनी मेहनत और दिलेरी पर ध्यान दो, वही तुम्हें आगे ले जाएगी। हाँ सीता, शायद तुम सही कह रही हो। बाबा की दुआ और मेरी मेहनत ने आज रंग दिखाया। चलो अब खाना खाते हैं। आज का दिन तो यादगार रहा। हाँ, और कल भी ऐसे ही मेहनत करना भोला जी। मुझे यकीन है तुम्हारा ठेला अब रोज ऐसे ही चमकेगा। भोला और सीता खुशी से खाना खाते हैं। घर में उदासी की जगह अब हंसी और उम्मीद का माहौल है। कुछ दिन बाद का मौसम फिर से लौट आता है। भोला अपने ठेले को तैयार करता है। वह बाजार से एक चमकीली छतरी खरीद लाता है और उसे ठेले पर मजबूती से लगाता है। वह ठेले को धक्का मारकर गांव की गलियों में निकल पड़ता है। उसका जोश देखकर कुछ लोग ठेले की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन समोसे खाने के बाद उनकी प्रतिक्रिया पहले जैसी नहीं होती। अरे भोला, ये क्या बात है? ये समोसे तो पहले जैसे स्वादिष्ट नहीं है। पहले तो तेरे समोसे खाते ही मन खुश हो जाता था, ऐसा जादुई स्वाद था। आज कुछ कमी सी लग रही है। तूने मसाला तो वही डाला ना? अरे भाई, मैंने तो वही पुराना मसाला डाला है जो हमेशा डालता हूँ। तेल भी ताजा, आटा भी वही। ये नई छतरी लगाई है ताकि समोसे गीले ना हो। फिर भी समझ नहीं आ रहा तुम्हें स्वाद में क्या कमी लगी। पता नहीं भोला, लेकिन वो पुराना जादू आज नहीं है। शायद बारिश का असर है या कुछ और। अगली बार पहले जैसे समोसे लाना तभी आएंगे भोला। भोला, ये तो निराशा हो गई। मैं तो सुना था कि तेरे समोसे अब पूरे गांव में मशहूर हो गए हैं, लेकिन आज तेरे बस ठीक ठाक है। पहले तो एक समोसा खाने के बाद दूसरा मांगने का मन करता था। आज क्या हो गया? अरे भाई, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। मैंने तो सारी मेहनत की, वही मसाले, वही तरीका। शायद बारिश की वजह से कुछ गड़बड़ हो गई। यह नई छतरी तो अच्छी है, फिर भी लोग शिकायत क्यों कर रहे हैं? तुम बताओ, क्या कमी है? बस वो बात नहीं है भोला। अगली बार पहले जैसे समोसे लाना फिर देखते हैं। दिन बीतता है और ठेले पर भीड़ नहीं लगती। भोला के ज्यादातर समोसे बिकते नहीं और वह परेशान हो जाता है। वह चौराहे पर ठेला रोककर सोच में डूब जाता है। ये क्या हो गया? छतरी तो बढ़िया है, समोसे गीले भी नहीं हुए। फिर लोग शिकायत क्यों कर रहे हैं? पिछले कई दिन सब कुछ ठीक चल रहा था, लोग तारीफ कर रहे थे। आज अचानक ये क्या हो गया? वो गहरी सोच में पड़ जाता है और उसे उस बूढ़े बाबा की बोरी याद आती है। पिछले कई दिन उस बोरी को लगाने से समोसे खूब बिक रहे थे और लोग तारीफ करते नहीं थक रहे थे। आज छतरी लगाई और सब बिगड़ गया। शायद उस बोरी में कुछ खास बात है। नहीं, ये तो बस एक बोरी है, लेकिन फिर भी कुछ तो गड़बड़ है। कल फिर से बोरी लगाऊंगा, देखता हूं क्या फर्क पड़ता है। अगर लोग फिर से तारीफ करने लगे तो समझ लूंगा कि कुछ तो बात है। भोला तुरंत घर लौटता है, छतरी को हटाता है
और फिर से उस बूढ़े बाबा की बोरी को ठेले पर लगाने का फैसला करता है। भोला बूढ़े बाबा की बोरी ठेले पर लगाता है। छतरी हटाकर वह ठेला लेकर गांव की गलियों में निकलता है। बोरी समोसों को ढके हुए है। चौराहे पर ठेला रुकते ही एक ग्राहक आता है, समोसा खाता है और तारीफ करता है। खबर फैलती है और ठेले पर भीड़ लग जाती है। लोग समोसों की तारीफ करते हैं और जल्दी ही सारे समोसे बिक जाते हैं। भोला थका हुआ लेकिन खुश है। ठेला समेटते समय वह बोरी को देखता है और समझ जाता है कि इसमें कोई खास शक्ति है। वह बोरी को संभाल कर रखता है और खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ता है। वह घर के बाहर एक चारपाई पर बैठकर थोड़ा आराम कर रहा है। तभी उसका दोस्त राजू उसके पास आता है। भोला भाई, थोड़ा वक्त है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरे राजू, बैठ, क्या बात है? चेहरा तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ी मुसीबत आ गई हो। बता, क्या हुआ? भोला भाई, सच कहूं तो मैं बहुत परेशान हूं। कई दिनों से कोई काम नहीं मिल रहा। बाजार में कोई दुकानदार मुझे रखने को तैयार नहीं। घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है। सोचा तुमसे बात करूं, शायद तुम अपने ठेले पर मुझे रख लो। थोड़ा बहुत हाथ बटा दूंगा, कुछ काम कर लूंगा। राजू, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूं, लेकिन सच कहूं मेरे ठेले पर अभी इतना काम नहीं है कि किसी को रख सकूं। मैं और सीता मिलकर सब संभाल लेते हैं। तुम तो जानते हो, ठेला छोटा सा है और अभी तो बस किसी तरह गुजारा चल रहा है। हम समझा भाई, फिर भी सोचा था शायद तुम कुछ मदद कर सको। कोई बात नहीं, मैं कुछ और देखता हूँ। अरे राजू, टेंशन मत ले, तू मेहनती है, तुझे जल्दी ही कुछ काम मिल जाएगा। बस हिम्मत रख और गांव में इधर उधर पूछता रह, कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा। राजू चुपचाप सिर हिलाता है और निराश होकर चला जाता है। भोला उसे जाते हुए देखता है और उसके मन में राजू की परेशानी के लिए थोड़ा दुख होता है, लेकिन वह अपने ठेले के काम में व्यस्त है। राजू अपने घर लौटता है और अपनी पत्नी से बात करता है। भोला ने मुझे काम देने से मना कर दिया। कहता है ठेले पर इतना काम नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कभी उसके समोसे बेकार हो जाते हैं और कभी एकदम से इतने स्वादिष्ट कि सारा गांव तारीफ करता है। अब तो उसका ठेला रोज चल रहा है। पता नहीं वो क्या जादू करता है। मुझे तो लगता है उसमें कुछ राज है। सच में? फिर तो तुम्हें पता लगाना चाहिए राजू। शायद उसने कोई खास तरीका ढूंढ लिया है। तुम उसका पीछा करो, देखो क्या माजरा है। राजू के मन में शक और लालच जागता है। वह भोला के ठेले के रहस्य को जानने का फैसला करता है और उस रात वह भोला के घर के बाहर चुपके से खड़ा हो जाता है, यह सुनने के लिए कि भोला और सीता क्या बात करते हैं। वह उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है। अगले दिन सुबह जब भोला अपना ठेला तैयार कर रहा था, राजू जब भी बोरी को चोरी कर लेता है। राजू अपने घर पहुंच चुका है, बोरी को जमीन पर रखता है। उसकी पत्नी भी वहां है। अब देख क्या कमाल दिखाता हूँ। ये वही बोरी है जो भोला को अमीर बना रही है। बोरी बोरी चल आटा निकाल। कोई जवाब नहीं आता। बोरी शांत पड़ी है। बोरी बोरी सोना निकाल। अरे कैसी बोरी है ये? आग कुछ भी तो नहीं कर रही, एक पत्थर तक नहीं निकाल सकती। सोना तो दूर की बात है। तभी बोरी से ढेर सारे पत्थर निकलते हैं और दोनों पर गिर जाते हैं। दोनों पत्थरों में दबे पड़े हैं। भोला को उसकी ईमानदारी और दयालुता का इनाम मिला, जबकि राजू को अपनी चोरी और लालच की सजा। यह कहानी हमें सिखाती है कि जो दूसरों की भलाई करता है, कुदरत खुद उसकी मदद करती है, और जो छल करता है उसका अंत हमेशा बुरा ही होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल टूनपुर को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। नामक गांव में मोहन अपनी पत्नी राधिका के साथ रहता था। मोहन बहुत ही भोला भाला था। वहीं इसके विपरीत उसकी पत्नी राधिका बहुत ही चतुर और चालाक थी। एक दिन की बात है, सुबह सुबह मोहन अपने खेतों पर काम कर रहा था। तभी वहां पर उसका खेत पड़ोसी श्याम वहां आया, और जब उसने मोहन को खेत पर काम करते हुए देखा तो अपने मन में सोचने लगा, अरे रे रे, खेत पर तो आ गया हूँ पर काम कैसे करूँ?
इतना सारा काम है और इतनी धूप भी। ऐसा करता हूँ, इस मोहन से कहकर अपने खेत का भी काम करवा लेता हूँ। वैसे भी यह बड़ा सीधा साधा भोला है, मना तो करने वाला नहीं। ये कहकर श्याम मोहन के पास गया और उससे बोला, अरे मोहन भैया, राम राम। क्या कर रहे हो भाई? कुछ नहीं, बस खेत जोत रहा हूँ श्याम भैया। ये तो बहुत अच्छी बात है मोहन भैया। अच्छा ये बताओ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ भैया, बताओ क्या मदद करनी है। अच्छा सुनो, वो आज क्या है कि अरे रे रे रे, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, ऊपर से पूरा शरीर दर्द कर रहा है। तो ज़रा तुम मेरे खेत को भी जोत दो तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं, इसमें मेहरबानी वाली क्या बात है। मैं पहले तुम्हारा खेत जोत देता हूँ। मोहन भोला तो था ही, वह उसकी बातों में आ जाता है और अपने खेत को छोड़कर श्याम के खेत को जोतने लगा। दोपहर को जब राधिका खाना लेके खेतों पर आई तो वह काफी ज्यादा हैरान हुई और उसने मोहन से कहा, अजी आप ये क्या कर रहे हैं? आप अपना खेत छोड़कर दूसरों का खेत क्यों जोत रहे हैं? राधिका को देखकर श्याम थोड़ा हड़बड़ा गया और उसने कहा, अब भाभी वो क्या है कि आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, इसीलिए मोहन भाई थोड़ी मदद कर रहे हैं। तो कल जोत लेते जब तबीयत सही हो जाती तुम्हारी। मेरे पति से खेत जुटवाने की क्या जरूरत थी? हमारा खेत कौन जोतेगा फिर? अरे आप तो बुरा मान गई भाभी जी, भैया ने कहा तो मैंने कहा हाँ हाँ जोत तो। अब भैया भी तो बड़े दिल वाले हैं ना। अच्छा, वो तो कल ये कहेंगे कि अपनी जमीन तेरे नाम कर दूं, तो तुम तो वो भी अपने नाम कर लोगे क्या? अरे नहीं 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 भाभी जी, आप तो बिना फालतू में बुरा मान रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ मुझे सब पता है, मेरे पति थोड़े सीधे और भोले हैं तो तुम उनका फायदा उठा रहे हो। चलिए आप घर चलिए। यह सुनकर मोहन ने वहीं पर हल छोड़ दिया और वो राधिका के साथ घर आ गया। घर आने पर राधिका ने मोहन से कहा, आपको कितनी बार समझाया है, दूसरों की बातों में मत आया कीजिए, दूसरे हमेशा आपका फायदा उठाते हैं। अरे राधिका, उस बेचारे की तबीयत खराब थी, देखा नहीं था कैसे खांस रहा था, इसीलिए मैंने सोचा मदद कर देता हूँ और उसने मुझे ये करने को बोला था। अरे वो तो एकदम हट्टा कट्टा है, उसकी तबीयत को कुछ नहीं हुआ, वो बस नाटक कर रहा था तुमसे काम कराने के लिए। वो एक नंबर का आलसी है। आगे से आप ऐसे किसी की बातों में मत आ जाना, नहीं तो देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मोहन अपनी पत्नी से काफी डरता था, जिस वजह से उसने अपनी पत्नी की बात मान ली। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। वहीं दूसरी तरफ उसी गांव के जंगल में एक साधु तपस्या कर रहा था। साधु गहरी तपस्या में लीन था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कई वर्षों से तपस्या कर रहे हों। उसी गांव में एक सेठ रहता था। वह बहुत लालची था, हमेशा गरीबों का धन खाता और उनसे ज्यादा ब्याज वसूल करता। गलत तरीके से पैसा कमाने में लगा रहता। बस किसी तरह मुझे इतना पैसा मिल जाए जिससे मैं आराम से बैठकर सुकून से जिंदगी भर खा सकूं। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा, पैसा गिनते गिनते थकूंगा नहीं। हाँ हाँ हाँ। एक बार सेठ किसी काम से शहर की तरफ जा रहे थे। शहर जंगल के रास्ते से जाया जाता था। तभी उसकी नजर एक साधु पर पड़ी। साधु को देखकर वह थोड़ा हैरान हुआ। वह साधु तपस्या में लीन था। अरे ये तो कोई साधु संत लग रहे हैं, पर ये जंगल में इस तरह से क्यों बैठे हैं? ये कहकर सेठ उनके पास गया। उसने जब ध्यान से देखा तो पता लगा वो तपस्या में लीन थे। अरे लगता है ये तो तपस्या कर रहे हैं। इनके चेहरे का तेज देखकर तो लग रहा है बड़े ही ज्ञानी पुरुष मालूम होते हैं। और हाँ, मैंने सुना है साधु संतों को रहस्यमय खजाने के बारे में पता होता है। अगर किसी तरह इनसे बात हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, पर अगर मैं इन्हें तपस्या से जगाऊं और ये क्रोधित हो गए तो मुझे श्राप भी दे सकते हैं। सेठ काफी देर तक वहां पर साधु के जागने का इंतजार करता रहा, पर साधु नहीं उठा। इस पर उसने अपने आप से कहा, ऐसा करता हूं, शहर जाकर वापस आता हूं, तब तक साधु महाराज शायद जाग जाएं। इतना कहकर वो वहां से चला गया। अगले दिन जब वह वापस आया तो साधु अभी भी तपस्या में लीन था, जिसे देखकर सेठ थोड़ा हैरान हो गया। चलो भाई, लो भाई, शहर से तो आ गए, पर ये तो अभी तक नहीं उठे। अरे प्रभु, आखिरकार इनको जगाऊं तो जगाऊं कैसे? ये तो बड़े ही ध्यान मग्न होकर बैठे हैं। सेठ को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो वहां से घर आ गया। मेरे पूर्वज कहा करते थे साधुओं के पास बहुत सारी शक्तियां होती हैं, उन्हें बहुत सारे खजाने और जादुई रहस्यों के बारे में पता होता है। बस एक बार ये साधु महाराज जाग जाए तो इनसे बात हो जाए। बस क्या करूं?
किस प्रकार से साधु महाराज को जगाया जाए। सेठ इसी सोच में डूबा रहने लगा। वहीं दूसरी तरफ राधिका एक दिन शहर जा रही थी क्योंकि घर का राशन खत्म हो गया। तभी उसे रास्ते में कमला मिली। कमला ने राधिका को देखा तो कहा, अरे राधिका बहन, कहाँ जा रही हो थैला लेकर? अरे वो बस बाजार जा रही हूँ घर का राशन लेने, राशन खत्म हो गया है। अरे तो अपने पति से कह देती, वह ले आते। तुम क्यों जा रही हो अकेले? अरे उनसे तो मैं परेशान हो रखी हूँ, तुम्हें तो पता ही है उनमें बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है। यह समझ लो वो मूर्ख ही है। हाँ हाँ राधिका बहन, यह तो तुमने बिल्कुल सही कहा। मुझे तो बड़ी हैरानी होती है कि आखिर तुम अपने पति के साथ रह कैसे रही हो। अरे रहना तो पड़ेगा ही, वह मेरे पति हैं, भले ही कैसे भी हैं, पर वह मुझे बहुत प्रेम करते हैं। ये सुनकर कमला काफी खुश हुई और बोली, वैसे कुछ भी कहो राधिका बहन, भगवान ने आपकी जोड़ी बहुत अच्छी बनाई है, क्योंकि भले ही आपके पति कैसे भी हो, पर आप बहुत ही चतुर हो। ये सुनकर राधिका मुस्कुराई और इसके बाद वो वहां से बाजार की तरफ चली गई। बाजार आने के बाद वह सब्जी के ठेले पर गई। अरे भैया, सब्जियां कैसे दी है? अरे भाभी, आप तो रोजाना आती हैं, आपको बताने की जरूरत है क्या? जो पसंद आए सो ले जाइए। आती तो रोजाना हूँ, पर तुम्हारे रोजाना भाव बदल जाते हैं, इसीलिए पूछ रही हूँ। आलू तो मेरे खेतों में ही हो जाते हैं, ये टमाटर कैसे दे रहे हो? अच्छा भाभी, टमाटर है सिर्फ 60 रुपये किलो, बहुत बढ़िया और ताजे हैं आपके लिए, ले जाइए। हाय राम, 60 रुपए किलो, तुम तो पूरी लूट मचा रखी है। मैं भी खेती करती हूँ, 30 रुपए किलो लगाओ। अरे नहीं नहीं भाभी जी, 30 रुपये किलो आपको कहीं नहीं मिलने वाली, यह तो बहुत ज्यादा कम कुछ है। कम नहीं है, मुझे सब पता है। 20 रुपए किलो लाकर 60 में बेचते हो, तुम्हें तब भी 10 का फायदा ही करा रही हूँ। अरे अरे भाभी जी, ठीक है, आप ले जाओ और चिल्लाओ मत, ऐसे कोई और सुन लेगा, क्योंकि इस तरह मेरी ग्राहक ही खराब हो जाएगी। ले जाओ ले जाओ। ये कहकर सब्जी वाले ने राधिका को टमाटर 30 रुपये में ही दे दिए। इसके बाद राधिका ने घर का और सामान भी लिया और घर लौट आई। घर आने पर उसने देखा मोहन आ चुका था और खाना खा रहा था। उसे खाना खाता देख राधिका ने गुस्से में कहा, अजी आप ये क्या कर रहे हो? खाना कहाँ से खा रहे हैं? अरे भाग्यवान, वो रखा तो थाली में, बस वही खा रहा हूँ। अरे वो तो कल का था, उसे तो मैं गाय को डालने जा रही थी। आपसे कितनी बार कहा है, बिना पूछे कोई भी काम मत किया करो। आपको यह खराब नहीं लगा? हाँ राधिका, लग तो रहा था, पर मैंने सोचा कि शायद मेरे नाक में से कुछ गड़बड़ होगी, इसीलिए मैंने खा लिया। हे भगवान, पता नहीं आप में कब बुद्धि आएगी। मैं तो आपसे परेशान हो चुकी हूँ। रुकिए, मैं अभी आपके लिए ताजा खाना बनाती हूँ। ये कहकर राधिका ताजा भोजन बनाने लगती है। दूसरी तरफ सेठ रोजाना जंगल जाकर साधु को देखा करता था, पर साधु अभी तक तपस्या में लगे थे, जिससे सेठ अब काफी परेशान हो चुका था और उसने अपने आप से कहा, अरे अब करूं तो करूं क्या? अब मुझे इस साधु की तपस्या किसी न किसी तरह से भंग करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मुझे इनसे खजाने का रहस्य जानना है। बस एक बार अगर इनसे बात हो जाए तो मुझे अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। ये कहकर सेठ काफी ज्यादा खुश हुआ और फिर घर आ गया। घर आने पर वो इसी बारे में सोचने लगा कि साधु की तपस्या कैसे भंग की जाए। अब यह सोचना है कि आखिर उस साधु की तपस्या भंग करने के लिए किसको भेजा जाए। अब मुझे नहीं लगता कि इस काम में कोई मेरा साथ देगा। क्या करूं? सेठ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो गांव में घूमने के लिए निकल गया। दूसरी तरफ मोहन अपने खेतों पर काम कर रहा था, क्योंकि उसकी लगभग फसल पककर तैयार हो चुकी थी और वह उसी को काटने में लगा हुआ था। तभी सेठ की नजर मोहन पर पड़ी और उसने अपने आप से कहा, अरे हाँ, मैं तो मोहन के बारे में भूल ही गया था। मेरे काम में यही मदद कर सकता है। मुझे इसी को मनाना पड़ेगा। अभी उसके पास जाता हूँ। ये कहकर सेठ मोहन के पास गया। सेठ को देखकर मोहन काफी खुश हुआ और बोला, अरे राम राम सेठ जी, राम राम। आज मेरे खेत में कैसे आना हुआ? कोई बात है क्या? अरे कुछ नहीं मोहन, न बस ऐसे ही घूमने आया था। तुमको देखा तो सोचा तुमसे बातें कर लूं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। चलिए फिर सेठ जी बातें करते हैं। और बताइए कैसे हैं आप? अरे मोहन, तुम भी ना एक नंबर के भोले हो। अरे मेरा कहने का मतलब ये है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है भाई। अच्छा ये बताओ, क्या तुम मेरे घर पर आकर मिल सकते हो? ये सुनकर मोहन थोड़ा हैरान हुआ और उसने कहा,
बात करने के लिए घर पर आने की क्या जरूरत है? जो कहना है आप यहीं बता दीजिए। अब अरे नहीं भाई, नहीं नहीं, वो कुछ खास बात है तो घर पर आराम से बैठ के चाय पीते पीते बात होगी ना। ऐसे थोड़ी ना कहीं भी बात हो जाएगी। अच्छा, चाय पी के बात करनी है तो ठीक है, शाम को आता हूँ मालिक। अच्छा सुनो मेरी बात, अपनी पत्नी को इस बारे में कुछ मत बताना है, ठीक है ना? ये सुनकर मोहन थोड़ा हैरान हुआ कि आखिर सेठ राधिका को बताने से मना क्यों कर रहा है, और उसने कहा, हाँ हाँ ठीक सेठ जी, नहीं बताऊंगा पत्नी को। राम राम। इसके बाद सेठ वहां से चला गया। शाम को मोहन सेठ के घर पर गया और बोला, नमस्ते सेठ जी, लो मैं आ गया, बोलिए क्या जरूरी बात है? आओ आओ मोहन, पर तुमने किसी को बताया तो नहीं ना कि तुम मेरे पास आए हो? अरे नहीं नहीं सेठ जी, मैंने किसी को नहीं बताया। अब आप हमको यह बताइए कि काम क्या था? अरे बात यह है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम करवाना है। मुझे पता है कि यह काम तुम ही कर सकते हो। तुमसे काबिल इस गांव में भला कोई है क्या? बताइए फिर ऐसा क्या काम है जिसके लिए मैं इतना काबिल हूँ? तो सुनो, देखो बात यह है कि जंगल में एक बहुत बड़े साधु रहते हैं। तुम्हें बस किसी प्रकार से उन्हें जगाना है। अगर तुमने मेरा यह काम कर दिया तो पता है साधु खुश होकर तुम्हें खजाने के बारे में बताएंगे। ये सुनकर मोहन बहुत ज्यादा खुश हो गया और उसने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? वो साधु मुझे खजाने के बारे में क्यों बताएंगे? अरे तुम्हें ही बताएंगे, तभी तो मैंने तुझको बुलाया है। उनके पास बहुत सारा खजाने का रहस्य छुपा है, पर उनकी नींद को कोई तोड़ ही नहीं पा रहा। अगर तुमने उनकी नींद को तोड़ दिया तो वह तुम्हें खजाने के बारे में बता देंगे। फिर उसके बाद तुम्हें खेत भी नहीं जोतना पड़ेगा। तुम्हारे पास भी बड़ा बंगला, बड़े बड़े लोग जो तुम्हारा काम करेंगे, नौकर चाकर, ऐशो आराम होगा। सोचो सोचो। ये सुनकर मोहन बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और उसने कहा, बड़ा जंगल ठीक है, ठीक है, मैं उन साधु को नींद से अवश्य उठाऊंगा। आप तो ये बताइए कि मुझे जाना कब है और वो कहाँ पर है? हाँ, ये हुई ना बात। देखो तुम्हें कल सुबह ही चले जाना है और इस बारे में किसी को कुछ मत बताना। अगर तुमने बता दिया तो फिर सभी उस खजाने को ले लेंगे। हाँ हाँ समझ गया, समझ गया, इस बारे में किसी को नहीं बताना है, समझ गया। ये कहकर मोहन वहां से चला गया। अब तो मोहन बहुत ज्यादा खुश था। मोहन को इतना खुश देखकर उसकी पत्नी राधिका थोड़ी हैरान हुई और बोली, क्या हुआ, आप इतने खुश क्यों लग रहे हैं? अरे नहीं नहीं, बस ऐसे ही। अब वो क्या है कि बता नहीं सकता। अरे बता भी दीजिए, आखिर ऐसा क्या हो गया जो आप इतने खुश नजर आ रहे हैं? अब बस इतना समझ लो कि हम लोग अमीर होने वाले हैं। ये सुनकर राधिका थोड़ी हैरान हुई कि आखिर मोहन ऐसा क्या करने वाले हैं जो अमीर हो जाएंगे। पर हम लोग अमीर कैसे होंगे? अरे ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बता सकता, समझो ना। राधिका ने मोहन से काफी पूछा पर मोहन ने नहीं बताया। लगता है ये इस तरह नहीं बताने वाले, मुझे कुछ दूसरा उपाय ढूंढना पड़ेगा। अगली सुबह मोहन राधिका को बिना बताए ही वहां से चला गया। राधिका ने जब देखा तो मोहन घर पर नहीं था, जिस पर वो थोड़ी हैरान हुई। अरे यह कहाँ चले गए? ये तो मुझे बताकर जाया करते थे, लगता है खेतों पर ही गए होंगे। ये कहकर वो उसे देखने के लिए खेतों पर आई, पर खेत में उसे मोहन नहीं मिला, जिस पर वो और हैरान हुई। अरे ये तो खेतों पर भी नहीं है, फिर आखिर कहाँ चले गए? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तभी राधिका को कल रात की बात याद आई और उसने कहा, कहीं ये है भगवान, आखिर इनके दिमाग में क्या चल रहा है और किसने इनके दिमाग में यह सब भर दिया? मुझे जल्दी पता लगाना पड़ेगा मेरे पति कहाँ हैं, कहीं ये किसी मुसीबत में ना फंस जाए। ये कहकर उसने गांव में एक दो लोगों से पूछा। तभी श्याम ने बताया कि उसने उसको जंगल की तरफ जाते देखा। ये सुनकर राधिका ने कहा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है वो जंगल में ही गए हैं? हाँ हाँ भाभी, मैंने उन्हें सुबह जाते देखा। कह रहे थे कि कुछ जरूरी काम है, पर क्या काम है ये बताया नहीं मुझे। ये सुनकर राधिका और ज्यादा परेशान हो गई और वह भी जंगल की तरफ चली गई, जिस पर श्याम थोड़ा हैरान हुआ। वहीं दूसरी तरफ मोहन जंगल में पहुंच गया। तभी उसे एक पेड़ के नीचे साधु दिखाई दी। साधु को देखकर मोहन समझ गया कि सेठ इन्हीं के बारे में बात कर रहा था, और इसके बाद वह साधु के पास पहुंचकर बोला, ओ तो ये है वो साधु, सच में बड़ी गहरी नींद में है। साधु महाराज, ओ साधु महाराज, जागो ना, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है साधु महाराज। ओ साधु महाराज, अरे किसी भी तरह से तो उठिए साधु महाराज। इसके बाद भी साधु नहीं उठे, जिस पर मोहन थोड़ा हैरान हुआ। ये तो जाग ही नहीं रही है,
लगता है मुझे अब कुछ और ही करना पड़ेगा। ये कहकर वह पास की नदी पर गया और वहां से पानी भरकर ले आया। हाँ, अब तो साधु महाराज जाग जाएंगे जब मैं ये पानी उनके ऊपर डाल दूंगा। ये कहकर मोहन ने वो पानी साधु के ऊपर डाल दिया। पानी डालते ही साधु की तपस्या भंग हो गई और उन्हें बहुत तेज क्रोध आ गया और वह चिल्लाकर बोले, किसकी हिम्मत हुई? किसने हमें जगाया? किसने किया यह पाप? अरे वाह साधु महाराज, आप नींद से जाग गए। ये सब मैंने किया है। मोहन को देखकर साधु बहुत ज्यादा क्रोधित हुए। तभी वहां पर राधिका भी उसे ढूंढते हुए आ गई। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। राधिका ने जब साधु को इतना क्रोधित देखा तो वह काफी ज्यादा हैरान हुई और बोली, रुकिए साधु महाराज, मेरे पति को क्षमा कर दीजिए। इसने यह जानबूझकर नहीं किया। नहीं, तेरे पति ने बहुत बड़ा पाप किया है। यहाँ पर मैं पिछले 10 वर्षों से तपस्या में लगा हुआ था, पर तेरे पति ने मेरी पूरी तपस्या पर पानी फेर दिया और अब मैं इसे श्राप दूंगा। नहीं नहीं, आप मेरे पति को श्राप मत दीजिए। यह इन्होंने अनजाने में किया है। इसने जैसे भी किया हो, पर मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इसने मेरी वर्षों की तपस्या पर पानी फेर दिया। अरे अरे, पर सेठ जी ने तो कहा था कि अगर मैं आपको जगाऊंगा तो आप मुझे खजाने के बारे में बताइएगा। ये सुनकर राधिका भी काफी ज्यादा घबरा गई और बेली, इसका मतलब आपको यहाँ पर सेठ ने भेजा था। हाँ हाँ हाँ, राधिका उन्होंने ही कहा था कि अगर मैं साधु महाराज को जगाऊंगा तो वह मुझे खजाने के बारे में बताएंगे। तभी तो मैं कल बहुत खुश था। ओ, तो इसका मतलब तू यहाँ खजाने के लालच में आया था। अब तो मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। साधु महात्मा, मेरे पति को माफ कर दीजिए। इन्होंने अनजाने में ये सब किया है, जबकि ये सब तो इनसे किसी और ने करवाया है। मुझे कुछ नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि तेरे पति ने मेरे 10 वर्षों की तपस्या भंग कर दी। इसकी तो सजा इसे मिलेगी। हाँ हाँ, मुझे पता है। तपस्या तो इन्होंने ही भंग की है, पर इसके पीछे किसी और का हाथ है और मैं आपको आपके असली दोषी तक पहुंचाऊंगी। ये सुनकर साधु थोड़ा सोच में पड़ गया और उसने कहा, ठीक है, मुझे असली दोषी तक पहुंचाओ जिसने मेरी तपस्या भंग करवाई है, वरना मैं तेरे ही पति को श्राप दूंगा। ये सुनकर राधिका और मोहन वहां से चले गए। अब राधिका बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि उसे पता था साधु बहुत ज्यादा गुस्से में थे। जब मैं आपसे पूछ रही थी कि आपको इतनी खुशी क्यों हो रही है, तो आपने बताया क्यों नहीं? अरे क्योंकि उन सेठ जी ने मना किया था, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। आपसे कितनी बार कहा है कि किसी के बहकावे में मत आया कीजिए। आज आपको पता है उस सेठ की वजह से आपको श्राप मिल जाता। अरे मुझे सच में नहीं पता था कि साधु महाराज इस तरह क्रोधित हो जाएंगे। मैंने तो सोचा कि वह खुश होकर मुझे खजाने के बारे में बताएंगे। हे भगवान, आपकी बुद्धि कहाँ चली गई है? अगर कोई साधु तपस्या में बैठा हुआ है और जब उसकी तपस्या कोई भंग करता है तो वह क्रोधित नहीं होगा, तो क्या तुम्हें खजाने के बारे में बताएंगे? मुझे माफ कर दो राधिका, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सुनिए, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसके बाद राधिका ने पूरी योजना मोहन को बताई, जिसे सुनकर मोहन ने कहा, हाँ हाँ भाग्यवान, अब जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। बस मुझे उस साधु के क्रोध से बचा लो। इसके बाद योजना के अनुसार वह सेठ के घर गया, जिसे देखकर सेठ ने कहा, अरे मोहन, तू यहाँ क्या कर रहा है? तूने साधु महाराज को नींद से जगाया कि नहीं जगाया? सेठ जी, साधु महाराज जाग गए और उन्होंने मुझे खजाने के बारे में बता भी दिया है। और अब मैं आपको उस खजाने के बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि अब मैं खुद ही जा रहा हूँ वो खजाना लेने। अरे ये तू क्या बकवास कर रहा है? मुझे बताओ, मैंने ही तुम्हें ऐसा करने को बोला था, इसलिए पूरा खजाना मैं लूंगा। अब अगर आपका इतना मन है जानने का, इतनी जिद कर रहे हैं, तो ठीक है, हम बता देते हैं सेठ जी। आप ऐसा करो कि आप साधु महाराज के पास ही चले जाओ, क्योंकि साधु महाराज ने हमसे कहा था कि वह हमसे बहुत प्रसन्न है, इसीलिए उन्होंने हमको खजाने के बारे में बताया। अरे अगर ऐसी बात है तो ठीक है, चल मेरे साथ। नहीं नहीं, आप ही जाइए, मैं क्यों जाऊंगा, मैं तो चला खजाना लेने। यह कहकर मोहन वहां से जाने लगा। यह कहकर सेठ साधु के पास आ गया। वहीं मोहन और राधिका भी उसके पीछे पीछे चले पड़े। सेठ जंगल में आने के बाद सीधा साधु के पास गया और गुस्से से बोला, अरे ये क्या किया आपने साधु महाराज? आपने उस मूर्ख भोले भाले को खजाने के बारे में क्यों बता दिया? अरे क्या आपको पता नहीं कि वो कितना बड़ा मूर्ख है? ये तुम
किसकी बात कर रहे हो? और भला मैंने किससे खजाने के बारे में बताया? अरे उसी को जो आपको जगाने के लिए आया था। भूल गए क्या उसे? आप उसे मैंने ही भेजा था आपको जगाने के लिए, पर आपने उसे खजाने के बारे में बता दिया। ये क्या किया आपने? यह सुनकर साधु काफी ज्यादा हैरान हुआ और उसे समझ आया ये वही इंसान है जिसने उसकी तपस्या भंग करवाई है। ओह अच्छा, तो वो तुम ही हो जिसने हमारी तपस्या भंग कराई थी। और नहीं तो क्या मेरी ही बुद्धि का कमाल था वो। मैंने ही उस आदमी को भेजा था जिससे आपकी तपस्या भंग हो सके और फिर मैं आपसे खजाने के बारे में पूछ सकूं, क्योंकि मैंने सुना है कि आप जैसे साधु महाराजों को यह खजानों के बारे में बड़ी जानकारी होती है। अरे लालची इंसान, तेरी इतनी हिम्मत! जो तुमने मेरी 10 वर्षों की तपस्या भंग करवाई, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। साधु को इतना ज्यादा क्रोध में देखकर सेठ काफी ज्यादा डर गया। आप मुझ पर क्रोधित क्यों हो रहे हैं? और आपने उस लखन को खजाने के बारे में बता दिया और मुझ पर क्रोध दिखा रहे हैं। ये क्या बात हुई? अरे मूर्ख इंसान, मैंने किसी को खजाने के बारे में नहीं बताया और तू उसे मूर्ख कह रहा है। मूर्ख तो तू है, तू जो मेरे पास खुद चला आया लालच में आकर। तुझे पता भी है तेरे ही तलाश में मैं था कि आखिरकार किसने मेरी तपस्या भंग की। ये सुनकर सेठ काफी ज्यादा डर जाता है। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या चक्कर है। तभी वहां पर मोहन और राधिका आ गए, जिन्हें देखकर सेठ ने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। आप बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, पर मुझे श्राप मत दीजिए। मेरा एक परिवार है। अगर आपने मुझे श्राप दे दिया तो भला मेरे परिवार का गुजारा कैसे होगा? तुम्हें अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा। इसी के साथ तुमने मोहन का जो फायदा उठाना चाहा, इसीलिए तुम्हें उसका हर्जाना भी देना होगा। हाँ, मैं सब कुछ करूंगा। आपने मुझे माफ कर दिया, यही मेरे लिए काफी है। साधु महाराज। ये सुनकर राधिका भी काफी ज्यादा खुश हुई और उसके बाद वो लोग घर आ गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।